नमस्कार दोस्तों। सत्ता साझेदारी पद्धति यह शासन का एक अच्छा तरीका है। आज हम लोकतंत्र की उस यात्रा को शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें यह देखना है कि लोकतंत्र में सारी शक्ति सरकार के किसी एक अंग के साथ निहित नहीं होती है। शक्ति का एक बुद्धिमान साझाकरण या इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर, जैसे कि लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका के बीच लोकतंत्र का ऐसा डिज़ाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोकतंत्र में शक्ति के साझाकरण पावर शेयरिंग को अच्छी तरह समझने के लिए हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कहानियों से शुरुआत करते हैं। ये दोनों कहानियाँ इस बारे में है कि लोकतंत्र किस प्रकार सत्ता के शक्ति के बंटवारे की मांगों को बैलेंस करता है। ये कहानियाँ लोकतंत्र में सत्ता साझाकरण की आवश्यकता के बारे में कुछ सामान्य निष्कर्ष प्रेजेंट करता है। हमें लोकतंत्र में पावर शेयरिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और इसे समझने में मदद करेगा। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में हरियाणा जैसे राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से कुछ अधिक है, जो हरियाणा की लगभग आधी आबादी है। इस छोटे से देश की जातीय संरचना या कास्ट सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देश के कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है। अन्य 40% लोग 40% लोग वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% बेल्जियम जर्मन बोलते हैं और राजधानी ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% डच भाषी हैं। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी फ्रांसीसी भाषा लैंग्वेज बोलने वाले समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली थे। इससे डच भाषी समुदाय को डच भाषा बोलने वाले लोगों को नाराज़गी होती थी, जिन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत बाद में मिला। इसके कारण 1950 और 1960 के दशक के दौरान डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। ब्रसल्स में दोनों समुदायों के बीच तनाव अधिक तीव्र था। ब्रसल्स सिटी की आबादी ने एक विशेष समस्या ये पैदा कर दिया, मतलब डच भाषा बोलने वाले लोग देश में बहुसंख्यक मेजॉरिटी में थे, लेकिन राजधानी ब्रसल्स में माइनॉरिटी थे वे। आइए इसकी तुलना दूसरे देश की स्थिति से करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र या आइलैंड नेशन है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट या साउथ कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है। आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं, इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो हरियाणा के बराबर ही है। दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी विविध आबादी है। प्रमुख सामाजिक समूह मेन सोशल ग्रुप जो सिंगली भाषी मतलब सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं वो 74% है, 74%, और तमिल भाषी तमिल बोलने वाले 18% है या 18% हैं। तमिलों में 2 उपसमूह या कह सकते हैं 2 सब ग्रुप्स हैं। देश के 13% तमिल, 13% तमिल मूल निवासी को श्रीलंकन कहा जाता है, जबकि औपनिवेशिक काल में कॉलोनियल पीरियड के दौरान जिनके पूर्वज भारत से चाय के बागान में काम करने वाले वर्कर्स के रूप में श्रीलंका आए थे, इस काल के लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। जैसा कि आप श्रीलंका के इस मैप में देख सकते हैं, श्रीलंकाई तमिल देश के उत्तर और पूर्व में रहते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड हैं। अधिकांश लोग जो सिंगली भाषा सिन्हाला भाषा बोलते हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि ज़्यादातर तमिल या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। वहाँ लगभग 7% ईसाई मतलब 7% क्रिश्चियन भी रहते हैं, जो तमिल और सिंगली दोनों हैं। ज़रा सोचिए,
क्या हो सकता था अगर बेल्जियम में इस तरह की स्थिति में डच समुदाय अपने संख्यात्मक बहुमत का लाभ ले सकता था और फ्रांसीसियों पर अपनी जर्मन भाषी जनसंख्या मेजॉरिटोरियन सुपरमेसी की इच्छा थोप सकता था। यह दोनों समुदाय के बीच लड़ाई को आगे बढ़ा सकता था और इस लड़ाई में देश को अव्यवस्थित तरीके से दो टुकड़े कर सकता था। दोनों पक्ष ब्रसेल्स सिटी पर नियंत्रण का दावा करते और आपस में लड़ते हुए बर्बाद हो जाते। इधर श्रीलंका में सिन्हला सिंगली समुदाय ने अपनी बड़ी बहुमत का फायदा उठाते रहे और अपनी इच्छा को पूरी देश पे थोपते रहे। अब आइए देखें कि क्या हुआ इन दोनों देशों का, बेल्जियम और श्रीलंका में। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा और देश के नेता जो सिंगली समुदाय से आते थे, उन्होंने इसकी मांग की कि सरकार पर पूरा प्रभुत्व उनका ही रहेगा क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, सो उनकी मेजॉरिटोरियन सुपरमेसी कायम रहनी चाहिए। परिणाम के तौर पर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार ने सिंगल वर्चस्व सिन्हला सुपरमेसी स्थापित करने के लिए एक बहुसंख्यकवादी उपाय अपनाना शुरू कर दिया। 1956 में एक अधिनियम पारित किया गया, एक एक्ट पास किया गया जो सिन्हला लैंग्वेज को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के रूप में मान्यता दे दिया और इस प्रकार तमिल लैंग्वेज की अवहेलना कर दी गई या डिसरिगार्ड किया गया। सरकार ने सिन्हला समुदाय के फेवर में ऐसी नीतियां लाई जिससे सिंगली या सिन्हला आवेदकों को विश्वविद्यालय में सारे पद मिल सकें और सरकारी नौकरियों में भी उन्हीं को नौकरी लग सके। एक नए संविधान का गठन हुआ जिसमें यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा, उसका पालन पोषण करेगा और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगा। ये सभी सरकारी उपाय एक के बाद एक आ रहे थे। धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना बढ़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि कोई भी सिंगली या सिन्हला बड़ा राजनीतिक दल या बड़ा नेता जो बौद्धों के नेतृत्व में है, वे उनकी या तमिलों की भाषा और संस्कृति की प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि संविधान और सरकार की नीतियों ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया है और उनके साथ नौकरी और अन्य अवसर प्राप्त करने में भेदभाव किया गया है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप सिन्हला और तमिल समुदाय के बीच आपसी संबंध समय के साथ तनावग्रस्त होता चला गया। फिर श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया और तमिल भाषा को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता, क्षेत्रीय स्वायत्तता, रीजनल ऑटोनॉमी, शिक्षा और नौकरियों में समान अवसर को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन तमिलों की अधिक आबादी वाले प्रांत प्रोविंस पर अधिक स्वायत्तता, मोर ऑटोनॉमी की तमिलों द्वारा की गई मांग को सरकार ने बार बार ठुकरा दिया। उसके बाद 1980 के दशक में श्रीलंका के कई पॉलिटिकल या राजनीतिक संगठन एक अलग आज़ाद तमिल एलम राज्य की मांग शुरू कर दी जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भाग में है। इस तरह से श्रीलंका के दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और टकराव व्यापक रूप ले लिया और जल्द ही ये सिविल वॉर या गृह युद्ध में बदल गया। परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। कई हजारों परिवार शरणार्थियों के रूप में देश छोड़ने के लिए मजबूर किए गए और कई अन्य हजार लोगों ने अपनी आजीविका खो दिया। यह सिविल वॉर 2009 में ख़त्म हुआ। आपने पढ़ा या सुना होगा श्रीलंका के शानदार आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन कई सालों के गृह युद्ध सिविल वॉर के दौरान उनके बाद सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका लगा और आर्थिक रूप से श्रीलंका अपंग हो गया, जिसमें गरीबी और भुखमरी के अलावा कुछ नहीं बचा। धर्म और जाति की एक लंबी लड़ाई के बीच जूझते हुए आज श्रीलंका एक बैंकरप्ट देश घोषित किया गया। वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम में सुविधा प्रदान की गई।
बेल्जियम के नेताओं ने अलग रुख अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय मतभेदों को भी और सांस्कृतिक विविधताओं के अस्तित्व को पहचान लिया। उन्होंने 1970 और 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया ताकि ये एक ऐसी व्यवस्था को सक्षम करेगी जिसमें सभी देशवासी एक साथ मिलकर रह सकें। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि दूसरे देशों से बिल्कुल अलग और नई थी और यह एक आविष्कारी व्यवस्था थी। यहाँ बेल्जियम मॉडल के कुछ तत्व ऐसे दिए गए हैं। संविधान इसकी व्यवस्था करता है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। कुछ खास कानून को पास करने के लिए दोनों भाषा बोलने वाले समूहों से बहुमत की संख्या में समर्थन आवश्यक होगी। इस प्रकार कोई एक समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते और केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दोनों भाषा के क्षेत्र के राज्य सरकारों को दे दिया गया और राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रसेल्स में एक अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदायों के पास समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसेल्स में स्वीकार किया क्योंकि डच भाषा बोलने वाले समुदाय ने केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था। सेंट्रल और राज्य सरकार के अलावा वहाँ एक तीसरी यानी थर्ड तरह की सरकार है। यह सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो एक भाषा के समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी चाहे वह कहीं भी रहते हैं, इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षणिक संबंधी और भाषा संबंधी मुद्दे पर निर्णय लेने के पावर है। आपको बेल्जियम मॉडल बहुत ही जटिल लग सकता है और यह सचमुच बहुत जटिल है भी, यहाँ तक कि बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी। लेकिन ये व्यवस्थाएं अब तक दोनों प्रमुख समुदायों के बीच नागरिक संघर्ष, सिविल स्ट्राइफ से बचने में और एक तरह से देश का विभाजन होने और भाषाई आधार पर रोकने में अच्छा काम किया। जब यूरोप के कई देशों ने यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए एक साथ आए तो ब्रसेल्स को हेडक्वार्टर्स बनाए गए। बेल्जियम और श्रीलंका के इन दोनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं कि दोनों लोकतंत्र हैं, फिर भी वे सत्ता के पावर शेयरिंग, शक्ति को साझा करने के प्रश्न को अलग अलग ढंग से डील किया। बेल्जियम में नेताओं को यह एहसास हो गया कि देश की एकता संभव है केवल विभिन्न समुदायों, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हित और उनके भावनाओं और क्षेत्र का सम्मान करके। ऐसा एहसास परिणाम स्वरूप सत्ता साझा करने की व्यवस्था पारस्परिक रूप से स्वीकार हुआ। वहीं श्रीलंका में एक विरोधाभास जैसे उदाहरण पेश करता है। यह हमें दिखाता है कि यदि एक बहुसंख्यक समुदाय, मेजॉरिटी कम्युनिटी, अपना प्रभुत्व दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समुदाय पर थोपना चाहता है और सत्ता साझा करने से इनकार करता है तो ये देश की एकता को कमज़ोर करने का काम करता है, जो आज हमारे भारत में भी ये महसूस किया जा सकता है। लोकतंत्र को बचाए रखने की एक अहम शर्त ये है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक व्यक्ति एक वोट। एक सच्चे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का बराबर मूल्य होता है। इसका निर्धारण मतदाता की जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक आर्थिक स्थिति से नहीं किया जाता। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।